बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के कलाबाजियाँ और इमरान खान जेल में परेशान। उम्मीदें जो हैं उनकी दम तोड़ने लगी हैं। उनकी परेशानी में इजाफा कैसे हो रहा है और फिर मलिक रियाज अचानक क्यों कूद पड़े हैं। एक ट्वीट किया उन्होंने, जिसको आप एक्स कहते हैं, जिसमें उन्होंने खुद को बड़ा असूल पसंद बयान किया है। इसके पीछे क्या मामला है, क्यों उनको ये इतनी चीखो पुकार जो करने की ज़रूरत पेश आ गई है मलिक रियाज साहब को, ये मामला भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे 20 और 21 मई की दरमियानी शब रात तकरीबन 2:45 पर एक हादसा होता है डी चौक में। डी चौक में जमात इस्लामी वालों ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक कैंप लगाया हुआ था, एहतजाजी कैंप, और गज़ा कैंप के नाम से। और ज़ाहिर है 2:45 बजे रात के वक्त जो लोग हैं वो आराम भी कर रहे हैं, लेट भी जाते हैं, सड़क सुनसान होती है। और फिर वहाँ अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और उससे कई एक लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं, कुचले जाते हैं। 2 लोग जो हैं वो मौका पर जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं। और इस मुकदमा की FIR जो है वो थाना कोसार में दर्ज होती है। और FIR जो है वो जो उसके मुद्दई हैं इंस्पेक्टर, वो भी वो गाड़ी की टक्कर से वो भी जो है वो ज़ख्मी होते हैं। और फिर वो नौजवान जो है वो गाड़ी भगा के ले जाता है और लेकिन वो आगे जाके पकड़ा जाता है। तो अब इस हवाले से, क्योंकि गाड़ी जो चला रहे थे ना वो थे जनाब एक फ़ौज के लेफ्टिनेंट, और उनका नाम है बिलाल फैसल। बिलाल फैसल साहब वो गाड़ी चला रहे थे। तो जनाब उसके बाद कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं उनका एक तूफ़ान आ गया। जनाब ये फ़ौजी था, शायद उन्होंने कैंप पे चढ़ा दिया, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती पसंद नहीं, इस तरह की बातें आते हैं। और शायद वो उसने पी हुई थी और फिर कोई लड़की का चक्कर भी बीच में डाल दिया, इस तरह की बातें आते। वो जो FIR है ना वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और असल जो वाक़या वो भी बता रहे हैं कि ये जो बिलाल फैसल साहब हैं ये हैं कौन, अब किसकी कस्टडी में है और क्यों हैं। और फिर ये जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन कियानी साहब है ना, तो ये क्या सोच रहे हैं, उससे भी इस मामले का कोई तल्लक है। तो ये जनाब जो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब 20 और 21 मई के दरमियानी शब वो जो गाड़ी चला रहे थे वो थे, उनका नाम था बिलाल फैसल। और कहा जा रहा है जनाब उनके वालिद साहब फ़ौज में हैं और उन्होंने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया है। ऐसा नहीं है, उनके वालिद साहब हैं फैसल जंजुआ साहब। फैसल जंजुआ साहब जो हैं वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और अब वो री एम्प्लॉय हुए हैं, दोबारा उनका तकर्रर हुआ है ISI में। यानी इस वक्त वो ISI में काम कर रहे हैं, हाजिर सर्विस आप कह लें आप। दोबारा उनका तकर्रर हुआ है, जैसे हो जाता है तो उनका दोबारा तकर्रर हुआ है ISI में। अब वो ISI में काम कर रहे हैं लेकिन हैं ब्रिगेडियर, और फैसल जंजुआ जो है उनका नाम है। और जो गाड़ी है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब जो यारस गाड़ी है जो टोयोटा वालों की है तो वो सरकारी गाड़ी तो है ही नहीं, वो प्राइवेट गाड़ी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो जो यारस गाड़ी है वो स्टाफ कार है उनके वालिद साहब की, फैसल जंजुआ साहब की, उनको मिली हुई है वो, और वो उनके बेटे साहब जो हैं वो चला रहे थे। तो इस हवाले से कि गाड़ी तुम्हारा बेटा कैसे चला रहा था, गाड़ी नहीं दी जा सकती बच्चों को, या जवान भी हो तो गाड़ी नहीं दी जा सकती। स्टाफ कार जो है वो सिर्फ जिसके नाम पे अलाट होती है सिर्फ वही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो उसमें मौजूद नहीं। बेटा था, बेटा चला रहा था जो फैसल। और जो उनका है ना कि जनाब शायद वो नशे में धोते, और फिर सारी कहानियाँ फ़ौज को बदनाम करने के लिए जिस तरह की बन सकती हैं वो सारी कहानियाँ शानियाँ जो हैं वो फिर इन लोगों ने सोशल मीडिया पे बना के चढ़ाई हैं, सुनाई हैं। वही लोग यार ये जो इनसे मुतल्लिका लोग हैं, PTI से मुतल्लिका लोग, इनको तो बहाना चाहिए होता। तो मेरी इत्तला के मुताबिक उनका जो है वो टेस्ट वगैरह भी हो गया होगा, वो कि नशा तो नहीं किया हुआ था इस हवाले से, और शायद जो रिपोर्ट है वो मुस्बत नहीं आई, यानी कि वो कोई नशे में नहीं थे। वो मैंने कहा ना कि वहाँ आधी रात का वक्त था, बल्कि आधी रात से भी ज़्यादा गुजर गया हुआ था टाइम जिस वक्त वो साहब आए हैं। और FIR में कहीं ये जिक्र नहीं है कि वो गाड़ी में कितने, एक ही बंदे का जिक्र है और एक ही बंदा गिरफ्तार होता है। बाकी सारियां जो कोई उसका दस्तावेजी सबूत नहीं है, कोई शहादत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो टोयोटा थी उसका नंबर भी
मैं बता देता हूँ। FIR में तो गाड़ी का नंबर, मुलज़म का नाम, उसके वालिद का नाम, ये सारा कुछ जो है वो छिपाया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ वो टोयोटा काले रंग की, स्याह रंग की यारिस गाड़ी थी और उसका नंबर था AUV 385, AUV 385 उसका नंबर है। और वाला साहब जैसे मैंने बताया कि IGSI में इस वक्त री एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। और वो जो बातें हो रही है जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जनाब ब्रिगेडियर साहब ने, ऐसी भी कोई बात नहीं। वो उनकी इंक्वायरी ज़रूर लग गई है ब्रिगेडियर साहब की कि गाड़ी आपने क्यों दी। अच्छा, इसको पुलिस वालों ने पकड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई की, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कानून के मुताबिक, मुतलका दफात लगाई गई। और ये कहा जा रहा है कि लाइसेंस पता नहीं है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब फौज में लेफ्टिनेंट होता है उनकी जो ट्रेनिंग श्रेनिंग में ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ चलाना ये वो सारा कुछ शामिल होता है। वो लाइसेंस जो लेफ्टिनेंट की सतह का अफसर होता है फौज में, आम तौर पे उनके पास जो है वो लाइसेंस होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कत्ल खता का केस बनता है। और ये भी हो सकता है जो जाँ बहक हुए लोग उनके साथ राब्ते शाब्ते किए जा रहे हो, बल्कि किए जा रहे हैं कि जब दियत की रकम कम से कम जो है उनको अदा कर दी जाए। लेकिन ये जो मामला है ये फौज ने अपने हाथ में ले लिया। फौज ने अपने हाथ में क्यों ले लिया जनाब? जो फौज के रूल्स हैं या फौजी कवानीन हैं उनके मुताबिक जब कोई हीनियस क्राइम में मुलव्वस होता है फौजी, तो फिर उसका ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में होता है, यानी उसका कोर्ट मार्शल होता है। और फिर जो कानून है पाकिस्तान को उसके मुताबिक ये जो क्राइम है उनमें जो है ये कत्ल की मुकदमात भी होते हैं और फिर वो बदअखलाकी वगैरह, रेप शेप, इस तरह के जो मुकदमात होते हैं वो सारे मुकदमात जो हैं अगर कोई फ़ौजी उसमें इन्वॉल्व होता है या फ़ौजी अफसर इन्वॉल्व होता है तो फिर वो मामला जो है पुलिस जो है उसको, जो MP मिलिट्री पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर उसका चालान जो है वो फ़ौजी अदालत में चलता है। और जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाएँ मुकर्रर हैं और उनके अपने कवानीन के तहत जो सज़ाएँ मुकर्रर हैं उस जुर्म के तहत जो है वो फ़ौजी अदालत जो है वो कार्रवाई करती है। अब ये जो फैसल साहब, बिलाल फैसल साहब हैं, ये अब मिलिट्री पुलिस की कस्टडी में है। और लेकिन जो कोसार पुलिस है या इस्लामाबाद की पुलिस है उसको ये इख्तियार है कि वो जनाब उनके साथ रसाई का, यानी जो उनका इख्तियार है वो उनको दिया गया है, रसाई उन तक जब चाहें वो कार्रवाई के लिए उनके साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, बयान कलमबंद कर सकते हैं। ये सारी इसमें सूरत हाल है। और फिर जो मैंने कहा ना मोहसिन कियानी साहब के साथ इस मामले का क्या ताल्लुक है, आपको याद ही है कि मोहसिन कियानी साहब ने जो अहमद फरहाद जो शायर हैं उनकी बाजियाबी वाले केस में जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के, उनको तलब कर रखा है 29 मई को, और सेक्रेटरी दफा को भी तलब किया हुआ है। और जो पुलिस वाले हैं मुतलका तफ्तीशी वगैरह उनको कहा है कि जनाब जो सेक्टर कमांडर हैं उनका बयान कलमबंद किया जाए और सेक्टर कमांडर साहब खुद भी पेश हों 29 को। और ये जो मैंने कहा ना जो फौज के अपने कवानीन हैं और वो मुल्की कवानीन ही हैं, हमारी पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन हैं, तो वो उनके मुताबिक जो हीनियस क्राइम में मुलव्वस बंदा है अगर उसको वो पुलिस के पास नहीं रहने देते और उनके अपने जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री पुलिस उसको ले जाती है और फिर उसका कोर्ट मार्शल होता है। तो इसी तरह ये जो आइन का आर्टिकल 199 है वो हमने दिखाया भी था, उसका मुतलका जो जैली जो शिक है वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई भी थी कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो हब्से भेजा वगैरह की या कानून पर अमलदारी के लिए दरखास्तें दायर होती हैं उसमें फ़ौज को इस्तिस्ना हासिल है, किसी फ़ौजी को नहीं बुला सकते। ये जो नजम सेठी साहब जब गिरफ़्तार हुए हैं और मेरे ख्याल नवाज शरीफ का दौर था तो उनकी बाजियाबी ISI वाले उनको ले गए थे, तो उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी और फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब ने उसकी समाअत की थी। तो उन्होंने कहा था ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। वजह उन्होंने ये बताई कि जनाब ये ISI ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के जो है मातहत एक अदारा है जो वज़ीर आज़म को जवाबदेह होता है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है ये मामला ठीक है जो आप कह रहे हैं कि ये सिविल अदारे समझा जाए इसको, लेकिन मसला ये है कि इसका जो सरबराह है वो हादर सर्वस एक जर्नैल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, इसलिए इस पे 199 का जो इतलाक है वो होगा, इस्तिस्ना होगा, हम इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था और नजम सेठी साहब को जो है वो रिहाई जो है वो मिली थी। और जो अगर मैं देखूं 199 को तो जो सेक्टर कमांडर हैं
क्योंकि वो हादर सर्विस ब्रिगेडियर हैं, तो उनको इस्तिस्ना हासिल है 199 का। और जो हमारे मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, उन्होंने ये कहा, उनको भी ज़ाहिर है पता है कि 199 के तहत जो नहीं बुलाया जा सकता फौज को या फौजी किसी अफसर को, तो वो 199 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो इस्तिस्ना मिला हुआ है ना इनको, ये इस्तिस्ना ही तो ख़त्म करना है। ये कह रहे हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब, ये इस्तिस्ना दिया हुआ है आइन ने, और आइन में तरमीम का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास है, आपके पास तो ये इख्तियार है ही नहीं। तो आप ये इस्तिस्ना कैसे ख़त्म कर देंगे? क्या आप रीराइट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या करेंगे? क्या मामला कैसे होगा? और फिर फरहाद अहमद साहब जो हैं, अहमद फरहाद साहब, उनके बारे में जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है, तो उन्होंने कहा जनाब उनकी लोकेशन तो मालम जब्बा की आ रही है। तो मालम जब्बा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है और बड़ा मशहूर वहाँ स्कैंडल हुआ था मालम जब्बा का। तो ये मैं इसलिए जो क्या जिक्र कर रहा हूँ ना उसका, वो बिलाल फैसल वाला लेफ्टिनेंट वाला, कि जनाब वो MP वाले जो हैं मिलिट्री पुलिस वाले वो ले गए हैं अपने इख्तियार के तहत, अपने कानूनी इख्तियार के तहत, तो वहाँ पर उनका कोर्ट मार्शल होगा। इसी तरह इनके आर्टिकल 199 के तहत जो फौज और फौजी अफसरों को इस्तिस्ना हासिल है, तो वो क्यों अपना ये जो हक है, आइनी हक है, वो क्यों, या इस्तिस्ना कह लें आप, वो क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? अब आते हैं जनाब कि गंडापुर साहब की कलाबाजियाँ, और जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में परेशान हैं और परेशानियाँ जो हैं उनकी बढ़ती जा रही हैं, इजाफा हो रहा है। तो जनाब गंडापुर साहब जो हैं, ये मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जो गंडापुर साहब है ना, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है, अपडेट हो चुका हुआ है। ये आपको याद होगा कि 9 मई के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार हो गए थे, और फिर उसके बाद इनके जो बाल शाल बड़े लंबे लंबे रखे हुए होते थे, अभी रखे हुए उन्होंने, उनके बाल शाल जो हैं वो एक अदालत में जब पेश हुए तो जनाब वो बाल जो थे वो कटे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा कि बाल तो मैं वैसे भी कटवाने वाला था, ये नहीं कहा कि मैंने कटवाए हैं। यानी ये तासर वहाँ ये मिला कि जनाब किसी ने काट दिए बाल जिनकी कस्टडी में थे, तो बहरहाल मैं वैसे भी, ये तो वैसे भी कटवाने वाला था। और फिर कभी वो जनाब वफाक के ख़िलाफ़ बड़कें लगाते हैं, लेकिन फिर जो अजलास होते हैं वफाकी हुकूमत के मतहत या ज़ेर एहतमाम वज़ीर आज़म जिनमें शरीक होते हैं, उनमें शामिल भी हो जाते हैं, तस्वीरें भी बनवाते हैं। और फिर अब जो हाल ही में SIFC का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी थे, उसमें भी शामिल थे। और फिर जो ग्रिड स्टेशन वगैरह हैं वहाँ उनके लोगों ने PTI में उनके जो एक MPA की क़यादत में जनाब वहाँ जाके उन्होंने पहले एहतजाज किया, और फिर जो वो फीडर थे जो बंद थे, जो बिल अदा नहीं करते वहाँ वो 80% पता नहीं कितने % बिल नहीं दिया जाता जिस इलाके में, तो फिर वो जो है ना फीडर उस इलाके की बिजली जो है वो बंद कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमें चोर ना कहा जाए। और बजट भी इन्होंने वफाकी बजट से पहले पेश कर दिया, और किससे ये तासर मिल रहा है कि शायद ये बगावत की तरफ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं गंडापुर साहब, और इमरान खान की गेम कर रहे हैं। तो मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ, ये अच्छे बच्चों की तरह ये अपने 5 साल पूरे करेंगे, जितनी देर भी हुकूमत है जो वफाक में और सूबों में, जितनी देर भी है, ये भी उतनी देर ही अच्छे बच्चों की तरह ये इमरान खान को खुश करने के लिए और फिर PTI के वर्करों को इंगेज करने के लिए ये ना कहें कि जनाब ये गंडापुर थले लग गया होया जनाब, गंडापुर एक कहता होंदा सी और गंडापुर ते इंज सी ते गंडापुर ते इंज आ ते हुण की हो गया गंडापुर नूं। इससे सारा बचने बुचने के लिए वो ये अब SIFC में ये इनकी कहते हैं 2 दफ़ा मेरी जो है ना वो मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ। तो हमारी वो कहते हैं पहली तरजीह तो इमरान खान है, लेकिन ये मौका नहीं था, इस मामले पे अलग बात चल रही है, लेकिन ये जो है इस इजलास में आर्मी चीफ के साथ इस मौजू पे बात करना ये मुनासिब नहीं था। चीज़ का एक मौका होता है, एक महल होता है। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान हमारी पहली तरजीह है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के हवाले से मैंने बात ही नहीं की। और दूसरी तरफ वहाँ जो इन्होंने बजट पेश किया है ना, ये बजट इन्होंने ये वफाक से जिनको पैसे मिलने हैं ना, मुतवक्का फैसले जिनकी यकीन दहानी हो चुकी हैं, उनको मद्देनज़र रख के बनाया है। और ये जो कहा जा रहा है ना ये जनाब कल को रोला डालेंगे, हाँ डाल सकते हैं कि जनाब मैंने तो देखें ये बजट पेश किया था, वहाँ दोस्त बजट पेश कर दिया था, और ये वफाक की वजह से हमें मुसीबत हो गई है, जनाब वफाक पैसे नहीं दे रहा जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं वगैरह वगैरह। और बिजली का कह रहे हैं चोर ना कहें, हमें ये ना कहें, मेरे बंदों को चोर ना कहें। तो वो अब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, इनकी बात नहीं हो सकी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ये मुलाकात इनकी करवाते हैं
जो अवैस लगारी साहब हैं, पावर के, बिजली के जो वज़ीर हैं, उनके साथ, यानी ज़रिया बनते हैं मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं, और आपको पता है वो आज़ाद जीत के वो वफाक में सेनेटर बने हैं, और फिर दाखिला की वजारत जो है उन्हें मिली है। फैसल वाडा और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये कह रहे हैं कि खुला राज है कि जनाब इनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं फ़ौज वालों के साथ, और ये फ़ौज वालों की सिविल में नुमाइंदगी करते हैं, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। तो मोहसिन नकवी की बात जो है ये अली बिन गंडापुर साहब पूरी तरह मान रहे हैं, और शायद मे भी कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से, या जो ये PTI वाले तहरीकें शरीकें चलाने के चक्करों में हैं और इनकी दाल नहीं गल रही, इस हवाले से भी उन्होंने कोई बातचीत की हो मोहसिन नकवी साहब के, आ जाएगी खबर। लेकिन अभी तक जो खबर है उसमें ये नहीं है, बस सिर्फ यही है कि ये जो लोड शेडिंग का मामला है ना खैबर पख्तूनख्वा में, ये वफाक यानी जो वजारत तवानाई बिजली वाली जो वजारत है वो, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये मिलकर, यानी इस तरह की बदमाशी नहीं करेंगे वो मिलकर ये सारे जो शेड्यूल वगैरह है, सारे मामला जो हैं बिजली की लोड शेडिंग वाले देखेंगे। और फिर वो जो अच्छे बच्चे वाली बात कर लूँ तो अवैस लगारी ने भी ये कहा है कि जनाब ये रियासत दोस्त वज़ीर आला है। गंडापुर साहब जाके मिलते हैं इमरान खान साहब से जेल में, डयाला जेल में, तो वहाँ क्या बातें हुई हैं ये तो वो खुद बताएंगे तो पता चलेगा। तो बहरहाल जो इतलात हैं जेल से, डयाला जेल से जो इतलात हैं कि इमरान खान साहब जो है ये 2-3 हफ्तों से बहुत परेशान है, और परेशानी जो है उनकी यहाँ है चेहरे से वो परेशान लग रहे हैं, और उनकी जो नकलो हरकत है वो भी उनकी परेशानी जो है उसको ज़ाहिर करती है। एक तो ये कि मैंने कहा था कि मौलाना साहब से जब मुलाकात हुई है ये उनकी असद कैसर की और उमर अयूब की, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मौलाना साहब ने पकड़ाई नहीं देनी इन्होंने, तो मौलाना साहब वालों तो हो गया जनाब इन्होंने चिट्टा जवाब, साफ जवाब। तो ये एक तो वो परेशान है, और वो पहले से ही ये सब लोगों को अंदाज़ा है जो थोड़ी बहुत खबर रखने वाले लोग हैं कि मौलाना साहब जो है इन्हों के हथे चढ़ने वाले नहीं है। मौलाना की सियासत जी है हो रहा है, इन्होंने बिल्कुल ये दूसरी साइड पर बैठे हैं, मौलाना साहब किसी होर साइड पर बैठे ने, और फिर मौलाना साहब तहरीक चला के प्लेट च रख के इन्होंने क्यों दे देंगे? उन्होंने खुद दिल नहीं करता वज़ीर आज़म बनने या सदर पाकिस्तान बनने, वो अपने वास्ते गेम करने, इन्हें वास्ते क्यों करने? वो अपनी गेम कर रहे हैं। और खान साहब जो है एक तो परेशानी ये है कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो रिहाई वाली एक तो, और एक वो डील वाली। साफ जवाब मौलाना की तरफ से आ गया है, जिनके साथ ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं फ़ौज वालों के साथ, उनकी तरफ से भी साफ जवाब है। पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ, फलां मौके पर भी उन्होंने जवाब दे दिया फलां। अब ताज़ा तरीन ये है कि एक मरतबा फिर जो कोशिश की गई बीच में कहने जनाब हमारी कोशिशें हो रही हैं, बातें चल रही है, तो वो फिर जवाब हो गया कि नहीं जनाब वो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। और दूसरा उनको जो इनकी बुशरा बेगम है, इनकी अहलिया, उन्होंने बड़ा ज़हनी तौर पे ज़िक्र किया हुआ है, और 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही मिलकर शायद हो गया होगा कि वो खातून जो हैं वो इनके साथ नाराज़ हैं। ये जो फैमिली डेज़ होते हैं ना मुलाकात के, वो अदालत का हुक्म है कि जनाब ये मुलाकात इनकी जो ट्रायल के दौरान जो है अलकादर ट्रस्ट वाला जो केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें मुलाकात जब वो मुलाकात थी है जो फैमिली डेज में मुलाकात होनी होती है वो करवाई जाए। तो वो मुलाकात होती है कैदी की रजामंदी के साथ, वो अगर चाहे मुलाकात होती है चाहे तो नहीं होती। तो पता ये चला है कि जनाब वो जो मुलाकात होती है हफ्तावार फैमिली के साथ, उसमें जो बुशरा बेगम है वो मुलाकात और इमरान खान की जो मुलाकात है वो नहीं हुई है। और फिर ज़ाहिर है एक तो फ़राग होगी वाले मामले पे इन्होंने जनाब कह दिया था जनाब फ़राग होगी से मैं 3 दफ़ा मिला हूँ सिर्फ, तो वो मैं तो जानते रहूँ, तो बुशरा बेगम की सहेली सुली है, तो इसमें भी बुशरा को तप चढ़ी हुई है थोड़ी बहुत। और दूसरा ये जो बुशरा बेगम तो आने नहीं चाह रही थी जेल में, ज़ाहिर है जो घर है उनका बनी गाला वाला, उसमें जो सहूलतें जैसे भी है जेल से वो बेहतर होता है। जेल में तो गर्मी बड़ी है, वो बीमार हो गई हैं जेल में, और उनको ज़ाहिर है जो जेल में मुसीबतें हैं वो तो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने की आदी नहीं है। तो वो खान साहब ने कहा था मैं तो समझा जनाब ये डयाला आ गई हैं, लेकिन ये तो बनी गाला चल गई हैं। बुशरा बेगम से मैं कहूँगा कि वो डयाला के लिए दरख्वास्त दी, जजों ने जनाब वो कर दिया जनाब डयाला जेल में भेजे। डयाला जेल में आज बीबी जो है वो तंग हो रही हैं। उनकी बहन मरियम नवाज भट्टू ने भी एक ट्वीट किया हुआ है कि जनाब बुशरा बेगम की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, बल्कि तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो बनी गाला में ही थी जब उन्हें गुर्दे की तकलीफ़ हुई थी,
تو وہ کچھ اور تکلیفیں بتا رہی ہیں. یہ ان کی بہن جو ہیں وہ کہہ رہی ہے گردے کی تکلیف ہے, اور وہ کہتے ہیں جناب وہ گردے کی جو تکلیف ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے, اور ڈاکٹروں نے کہا جناب ٹھنڈی چیزیں کھائیں, لیکن وہ ٹھنڈی چیزیں کہاں سے کھائیں. بھائی آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ تو اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے بیوی کو یہ بھی غصہ ہو کہ آپ تو جناب مرغ مسلم جو ہے دیسی مرغ, دیسی گھی اور دیسی بکرا وہ کھاتے ہیں. اور پھر ایک اور پریشانی اور بن گئی ہے عمران خان کے لیے کہ جناب وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میری رہائی جو ہے وہ عمل میں آنے والی ہے. ایک تو وہ 190 ملین والا جو کیس ہے وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے, القادر ٹرسٹ والا, جس میں انہوں نے خود تسلیم کیا ہوا کہ جناب میں نے تو ٹھیکہ دیا تھا اس لیے کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کام کرتے. دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں. 8 مقدمات میں لاہور پولیس نے ان کو گرفتار کیا, لیکن ان کی راہداری جو ہے وہ نہیں دی عدالت نے کہ جناب سیکورٹی کے پرابلم, لیکن جسمانی ریمانڈ دے دیا. یعنی پولیس جو ہے وہ تفتیش جو ہے ان سے کر سکتی ہے. اور پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد گرفتاری کیونکہ ان کی ڈال دی گئی 8 مقدمات میں, تو پھر انہیں عدالت میں ہی پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہ کیونکہ سیکورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, عدالت نے کہا جناب سیکورٹی پرابلمس ہیں, تو پھر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں انسداد دہشت گردی کی جو لاہور کی عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے گا. اور پھر عمران خان صاحب کی ابھی تک گرفتاری اس میں نہیں ڈالی گئی ہے اس مقدمے میں. اگر ادھر سے ان کو کوئی رائت شاید ملتی بھی ہے جس کے چانسز بڑے کم ہیں, تو پھر یہ والے جو مقدمات ہیں یہ شروع ہو جائیں گے. یہ سنگین قسم کے الزامات والے مقدمات ہیں, اور جو پنجاب حکومت ہے اس نے ایک نیا استغاثہ جو ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ بھی تیار کیا ہوا ہے, کیبنٹ نے منظوری دے دی ہوئی ہے کہ جناب یہ لوگوں کو بغاوت پر اکساتے ہیں. وہ سارا ریکارڈ شکار جو ہے نا انہوں نے جمع کیا ہوا ہے. وہ جو بیانات نہیں دیتے رہتے ریاست کے خلاف اور پھر فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف, جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں, انقلاب پہ اکساتے ہیں اپنی طرف سے. پی ٹی اے والے اس کو انقلاب کہتے ہیں, ویسے آئین اور قانون کے مطابق وہ بغاوت ہے. تو پھر ظاہر پنجاب کابینہ نے اگر فیصلہ کر لیا, منظوری دے دی ہے, تو اس پہ بھی کارروائی شروع ہوگی. یعنی کہ عمران خان صاحب کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور ان کو ادراک ہے ان چیزوں کا, ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے. اور آخری بات جناب ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو اب جس کو ایکس کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے خدمات گنوائی ہیں. جناب میں نے 1996 سے اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں اور جو ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن وہ لوگ بڑے خلاف ہیں میرے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ میرا اصول ہے کہ جناب میں کسی معاملے میں سیاسی فریق نہیں بنتا, اور ایک عرصے سے مجھ پر یہ سمجھوتا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں نے پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اس دباؤ کا سامنا کیا ہے, اور جو ہے اب بھی میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا. اوور مائی ڈیڈ باڈی وغیرہ تاثر دینے کی یہ کوشش کی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا, اس میں شاید ان کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دباؤ ڈالا جائے. ابھی تو بھاگے ہوئے نا کہ جناب یہ آپ وعدہ معاف گواہ دیں, گواہی شواہی دے دیں, وہ کہتے میں نہیں کروں گا. تو بھائی یہ جب یہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں نا ملک ریاض صاحب, جو ملک ریاض صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے, جو ان کے وکلا ہیں ان میں سے ایک وکیل صاحب یہ کہتے ہیں, ملک ریاض صاحب کے کئی ایک وکلا ہیں کہ لاہور میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد, کراچی, پشاور, ادھر ادھر ہر جگہ انہوں نے جو بڑے بڑے وکلا ہیں ان کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں. تو جو ان کے وکلا میں سے ایک صاحب ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی, تو میں نے پوچھا ملک ریاض کو اچانک یہ کیا ہو گیا, ٹویٹ کر دیا, کیا ہو گیا. ان کے جناب وہ جب چاروں طرف سے بندہ مایوس ہو جائے نا, مایوسی جب گھیر لے بندے کو, کوئی راستہ نظر نہ آئے, تو ان کا جب ان کے جو سہولت کار ہے نا انہوں نے دے دیا صاف جواب کہ جناب جو 2 اداروں کے چیفز ہیں نا وہ مینیجیبل نہیں ہیں, اور اس وجہ سے وہ ادارے جو ہیں وہ بھی مینیجیبل نہیں ہیں. تو آپ کو جو قانون ہے, ان کے جو قانونی نتائج ہیں, آپ نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے. ایک تو یہ بات کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں ملک ریاض صاحب بھی, اور اس مایوس جب یہ ملک ریاض صاحب مایوس ہوتے ہیں نا, ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب یہ افتخار احمد چودھری صاحب چیف جسٹس تھے تو ان کے مقدمات جو لگ گئے تھے سپریم کورٹ میں جا کے, جو ویریٹ ٹون والے کافی سارے معاملات مشکلات میں تھے, پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی کہ جناب میں نے جو ارسلان افتخار ہے, افتخار احمد چودھری کا صاحبزادہ ڈاکٹر, تو اس کو جناب میں نے بڑا پیسہ کھلایا, اپنا مال کھلایا کہ ابا جی تو میں تمہیں لے دیں گا ریلیف. وہ کہتے ہیں جناب یہ برطانیہ گئے اور مونٹی کارلو گئے تو 35 کروڑ روپے میں نے اس پہ خرچ کر دیا وغیرہ. اس پہ پھر چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا. جب سو موٹو لے لیے نا تو ظاہر ہے پھر ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ اب چیف جسٹس نے اگر سو موٹو لیا ہے
تو وہ پھر اب میرا رگڑا نکلنا ہے، مزید سختی آنی ہے. یعنی پہلے بھی ان کو یہ امید تھی کہ جناب میرے خلاف معاملہ جو ہے وہ بہت گڑبڑ ہے. جب سو موٹو لے، پھر انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا دنیا ٹی وی پہ ایک اسپیشل جو ہے انہوں نے انٹرویو ارینج کیا تھا، وہ مبشر لقمان صاحب اور مہر بخاری صاحبہ نے ان کا جو انٹرویو وہ کیا تھا الزامات وغیرہ میں. سو موٹو پہ پھر معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ جناب وہ ججز جو ہیں انہوں نے افتخار چودھری صاحب کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے بینچ میں، پھر اٹھ گئے تھے. باقی جو بینچ بنا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا جناب یہ سو موٹو لینے کا مطلب سزا دینا نہیں ہے، تو ہم تو حقائق جاننا چاہتے تھے. اور جو یہ پیسے پوسے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب پیسے دیے، ملک ریاض کے طرف سے تو ثابت نہیں ہوتا پیسے پوسے دینا، لیکن ان کے جو داماد ہیں سلمان، جو برطانیہ میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے پوسے 27 کروڑ روپے جو ہے وہ دیے تھے، لیکن ثبوت سے بات کوئی نہیں، اس کا کوئی بیان الفی نہیں لگا ہوا. انہوں نے حکومت کو یہ ہدایت کی تھی کہ جناب ارسلان افتخار اور ملک ریاض اور یہ جو صاحب ہیں سلمان جو ان کے داماد ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے. یعنی یہ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر مزید کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگر ان کے خلاف مزید کارروائی ہو تو پھر یہ بھی عمران خان کی طرح مظلوم بن جائیں گے. جب یہ دیکھیں یہ وہ، میں تو جو سنوں کے آدمی کہاں پہ ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ جناب میں پی اے لگا دیتا ہوں، فائل کو پیسے لگاتا ہوں، مال لگاتا ہوں، ریٹائرڈ جرنیلوں کو اپنا ملازم رکھتا ہوں، یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوا. اور پھر جو ان کی بیٹی اور جو فرح گوگی کی گفتگو ہے جناب 5 کیرات کی ہے جو ہیرے کی انگوٹھیاں اور یہ وہ، اور پھر نیکلس نکلس فلاں فلاں یہ وہ چیزیں، اور اس کے عوض کیا کیا تھا انہوں نے؟ جو پشاور میں بحریہ ٹون والا معاملہ تھا، وہ جو فائلیں شائلیں بند پڑی ہوئی تھی یا کوئی آبجیکشن وغیرہ تھے وہ دور نہیں کروائے تھے. اچھا وہ جو سو موٹو والی بات کر رہا ہوں نا، اس کے جج تھے خلجی عارف حسین صاحب ایک، تو انہوں نے ان کے بارے میں یہ آبزرویشن دی تھی، ریمارکس دیے تھے کہ جناب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ انصاف مانگنے نہیں آئے، انصاف خریدنے آئے ہیں. یہ پوری ان کی جو سائیکی ہے وہ ایک فکرے میں بند ہے، جو جسٹس خلجی عارف حسین صاحب نے وہ بیان کر دی تھی کہ جناب یہ انصاف خریدنا چاہتے ہیں، انصاف لینا نہیں چاہتے. تو وہ بہرحال وہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اب کس مقدمے میں کیا معاملہ ان کا ہونے والا ہے، یہ وہ میں نے کہا نا پہلے ان کو یہ رپورٹیں مل چکی ہیں سہولتکاروں کی طرف سے کہ بھائی 2 چیفز جو ہے نا ان کو مینیج ہی نہیں کیا جا سکتا یار کسی طرح بھی. اور پھر 4 مئی 2018 کو آپ کو یاد ہوگا جناب سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا تھا کہ 460 ارب روپے جو ہیں یہ جمع کروائیں گے، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ جو آئے تھے وہ بھی عمران حکومت نے جناب انہیں کے کھاتے میں ڈال دیے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر وہ انہوں نے کہا جناب یہ تو حکومت کے پیسے ہیں، جب نیا بینچ بنا ہوا ملدر احمد بینچ، تو یہ انہوں نے وہ پیسے جو ہیں یہ قسطوں میں ادا کرنے تھے. اب جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں یا دستاویزات سامنے آئی ہیں 2020 میں جب کرونا آیا نا، تو 2020 میں انہوں نے اس مد میں جو اس اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپے جو ہے قسط جو ہے 2.5 ارب کی وہ جمع کروانی تھی. تو یہ چلے گئے جناب سپریم کورٹ میں عمل درآمد بینچ کے پاس کہ جناب وہ ہمیں نا کرونا ہو گیا تو جناب بڑی کساد گزاری ہو گئی ہے اور 3 سال کی چھوٹ دے دیں، 2023 تک ہم کوئی قسط جمع نہیں کروائیں گے. تو وہ درخواست ہوگی مسترد، لیکن انہوں نے قسط جمع نہیں کروائی. اور وہ جو مئی 2018 والا فیصلہ ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ قسطیں جمع نہیں کروائیں گے 460 ارب روپے جو ہے جمع نہیں کروائیں گے مقررہ مدت کے اندر، تو پھر نیب جو ہے وہ کارروائی کرے گا. نیب جو ہے ان کے خلاف جو مقدمہ بنتا ہے قانون کے مطابق وہ بنائے گا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اصولوں کا میں سیاست میں ملوث. اور بھائی میرے آپ نے جب پریس کانفرنس کی تھی آپ نے کہا جناب وہ جو افتخار محمد چودھری صاحب بتائیں میرے ساتھ ملاقاتیں کیوں کرتے رہے، تو اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے یہ وضاحت جاری کروا دی تھی سپریم کورٹ سے جناب میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ اس دور میں ہوئی تھی جب عدلیہ بحالی تحریک کا معاملہ تھا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا. تو یہ میرے پاس آئے تھے ملک ریاض صاحب اور مجھے کہتے تھے کہ آپ زرداری صاحب سے ملے، اور میں نے انکار کر دیا تھا زرداری صاحب سے ملنے سے. اور پھر یہ بھی تو ریکارڈ کی بات ہے نا، آن ریکارڈ آ چکی ہوئی ہے کہ جب 2014 کا دھرنے شرنے شروع ہوئے تھے ظہیر اسلام کے کہنے پہ کیا یہ پیغام لے کے نہیں گئے تھے نواز شریف کے پاس کہ جناب آپ ریزائن کر دیں، وہ یہ چاہتے ہیں. تو نواز شریف نے کہا نہیں میں کیوں کر دوں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب جوید اقبال جو چیئرمین نیب تھے سب سے متنازع شخص،
اس کے تقرر کے حوالے سے جب فواد حسن فواد نے یہ لکھ کے بھیجا تھا بندے یہ تو 2 3 4 5 نمبر بندہ ہے گا تو تھی کتنے لان لگے ہو. اس وقت ویسے شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم لیکن فیصلہ انہوں نے کرنا تھا نواز شریف نے. تو زرداری صاحب چاہتے تھے یہ ضمانتیں شمانتیں دے رہے تھے یہ ملک ریاض کیا نہیں گئے تھے جاتی عمرہ نواز شریف کے پاس جب اس بندے کو لگا دیں میں ضمانت دیتا ہوں وہ استعفیٰ پہلے دینے کے لیے تیار ہے جوید اقبال کہ استعفیٰ مجھ سے لکھوا لیں تو میں بالکل ایمانداری نے صحیح کام کراں گا. وجہ کیا تھی کہ اتنے ان کے جو ہے سکینڈل آئے ہیں بحریہ ٹاؤن کے نیب نے آج تک ہاتھ ڈالا ہے ان کو. وجہ یہ تھی کہ جوید اقبال صاحب ان کی اور جوید اقبال صاحب کی فٹ تھی اس واسطے جوید اقبال لوں اپنے فائدے واسطے کہنا میں فائدہ نہیں چکیا. کمال ہو گئی یار. اب دیجیے مجھے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.